अभी राहुल गांधी के पुतले जलाए, किसने जलाए? और अभी जीतू पटवारी के पुतले जले, किसने जलाए? ये भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने जलाया और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने जलाया। क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस को किसी के हितों की कोई चिंता नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की अगर चिंता होती तो कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर देती। अब लोग काम कब करते हैं? जब या तो पार्टी उन्हें कोई दायित्व देती है, कहते हैं हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई पद तो है नहीं है। भाई, आप सामान्य सदस्य बनके भी तो अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते थे जिनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होता था। उनमें से एक मेरा घर था जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहता था। मैम, विपक्षी पार्टी कांग्रेस से निरंतर एक सवाल उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा है वो इतना एक्टिव नहीं रहता मध्य प्रदेश में। देश में और प्रदेशों में जो सरकारें बना रहे हैं वो महिला मोर्चा के दम पर हमारी सरकारें बन रही हैं। हमारा नेतृत्व क्यों नहीं बोलता माताओं बहनों के लिए कुछ गलत? तुम कभी कहते हो लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे, कभी कहते मध्य प्रदेश की बहनें शराब पीती। अब तो इतनी ओछी मानसिकता पे उतर रहा है कि जीतू पटवारी जी, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आकर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए। ये मातृ शक्ति अगर जाग गई तो बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। सभी दर्शकों का नमस्कार, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो लगभग 1980 से अभी 2025 तक यानी 45 साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। होशंगाबाद से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नरोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो राजनीति है उसकी शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे आपने चुना कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर आपको राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए? मैं अपने स्कूली जीवन से, छात्र जीवन जो मेरा था, उस जीवन से ही मुझे समाज सेवा करने की बहुत इच्छा थी। और समाज सेवा इस प्रकार की समाज सेवा हो कि जिससे हम लोगों से जुड़ें, उनकी जरूरतों को भी पूरा करें। और राजनीति से मेरा जुड़ने का जो प्रारंभिक काल था, जब मैं छात्र जीवन में थी, तब भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जहाँ भाषण होते थे, कविता उनकी सुनती थी और सुनकर ऐसा लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है भारतीय जनता पार्टी में जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब लोग अगर उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। राजनीति में मेरा आना, जब मैं शादी होकर गई अपने ससुराल, तो मेरा ससुराल गांव में था। अच्छा जी। कड़ैया मेरी ससुराल है, गांव का नाम चीलाचौन मेरा मायका, जो बाबई ब्लॉक माखन नगर ब्लॉक है जी, और जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद में था। तो शादी होकर गई, उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव प्रारंभ हुए थे, चुनाव होने वाले थे कुछ ही दिनों में। तो मेरे पति देव ने कहा कि जिस वार्ड में अपन रहते हैं वो वार्ड महिला, कोई भी महिला वहां से पंच बनेगी जी। तो ऐसा करो, तुम उस वार्ड से पंच का फॉर्म भर दो जी, ग्राम पंचायत की पंच। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं हाउस वाइफ ठीक हूँ, घर के कामों को करूँगी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूँगी, और अगर राजनीति में मुझे ग्राम पंचायत की पंच बनना है और चुनाव लड़ना है जी, तो फिर आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि उस समय की राजनीति महिलाओं के लिए बहुत कठिन दौर था। महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती थी और मैं जिस ग्रामीण परिवेश में थी वहाँ भी बहुत महिलाओं को मान सम्मान और एक पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। और ग्रामीण परिवेश में महिलाएं राजनीति से बहुत दूर थी। तो मैंने अपने पतिदेव से दो बात कही थी। वो शिक्षक थे, शासकीय सेवा में टीचर रहे मेरे पतिदेव। तो मैंने कहा, नंबर 1 आपको विश्वास करना होगा, और नंबर 2 अगर मैंने राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाया है
तो ये कदम आगे ही बढ़ेगा, ये कदम पीछे नहीं हटेगा। जी। इसमें भी आपको मेरा साथ देना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं ग्राम पंचायत का पंच का चुनाव लड़ी, मैं पंच बनी, और उस समय गोरा पंचायत थी हमारी जी। और उसमें 4 गांव सम्मिलित थे। चीलाचौन जो मेरा मायका है, कड़ैया जो मेरी ससुराल है, चांदला जहां मेरे पतिदेव शिक्षक थे, और मंगरिया भी लगा हुआ था, वहां भी मेरे पतिदेव मतलब शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में काम करते थे। और गोरा मिलाकर एक ग्राम पंचायत थी, उसकी मैं पंच बनी। जी। मैं जब भी महीने 2 महीने 3 महीने में पंचायत की बैठक होती थी तो मैं स्वयं जाती थी, और मेरे मन में शुरू से महिलाओं के प्रति, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए अच्छा सोचना, महिला चार दीवारी से निकलकर कैसे क्षेत्र में काम करें, ये शुरू से मन में था। तो मैं पंचायत की मीटिंग में भी महिलाओं की बात करती थी कि महिलाओं के लिए भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे महिलाएं आगे बढ़ें, उनको भी रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार करते करते सबसे पहले ग्राम पंचायत की पंच बनी। वो मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। फिर तो राजनीतिक का जो मेरा क्रम चला वो सीढ़ी दर सीढ़ी। ग्राम पंचायत की पंच रही मैं, इसके बाद मैं मंडी डायरेक्टर रही। होशंगाबाद मंडी में मंडी सदस्य का मैंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव में निर्विरोध जीती। फिर मैं नगर पालिका में पार्षद का मुझे टिकट मिला, और जब मुझे पार्षद का टिकट मिला और चुनाव के कुछ ही दिन बचे थे जी। तो उस समय मेरे जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, एकनाथ हरणे जी, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप चुनाव मत लड़िए, किसी और को पार्षद का चुनाव लड़ने दीजिए, क्योंकि उस समय मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बन गई थी जी। तो आप फिर मेरे चुनाव में काम नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने अपना टिकट वापस किया पार्षद का, और मेरे एक भाई हैं प्रकाश गौर जो अभी भी पार्षद हैं, उनको मैंने अपना टिकट वापस किया, और मंडल अध्यक्ष रहते हुए मैंने नगर पालिका चुनाव में काम किया। फिर पार्टी ने मुझे जी एल्डरमैन जो मनोनीत पार्षद होते हैं वो बना दिया, और मनोनीत पार्षद रहते हुए, एल्डरमैन रहते हुए मैं नगर पालिका की हर मीटिंग में जाती थी, अपनी बात रखती थी, अपनी पार्टी की बात रखती थी, अपने क्षेत्र की बात रखती थी, अपने वार्ड की बात रखती थी, और नगर की बात भी रखती थी। इसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष से मैं महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष बन गई। जिला अध्यक्ष रहते रहते मैं जब महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष थी, जब मंडी में डायरेक्टर थी, और नगर पालिका में एल्डरमैन थी, और उसी समय नगर पालिका के चुनाव आ गए। तो नगर पालिका अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं नगर पालिका का चुनाव, जनता के द्वारा उस समय चुनाव होते थे, इस समय पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष चुनते, लेकिन मेरा जो चुनाव हुआ था वो सीधा जनता से हुआ था जी। और मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष बनी। संगठन और सत्ता, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे काम को चिन्हित किया, और मेरे काम के आधार पर मैं सत्ता और संगठन में बराबर साथ चली। अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी थी साथ के साथ। अगर मैं मंडल अध्यक्ष थी तो मंडी में डायरेक्टर और नगर पालिका में पार्षद भी थी, और अगर मैं पंच थी तो पंच के साथ साथ में मंडल में महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष भी थी। फिर नगर पालिका अध्यक्ष के बाद पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा की। तो प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चे की जवाबदारी भी मैंने बहुत अच्छे से निभाई, और निभाने के बाद उसका परिणाम ये निकला कि महामंत्री के कार्यकाल समाप्त होते होते जब गठन हुआ था, मुझे महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने और हमारे संगठन ने दी, और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का भी मेरा कार्यकाल चल रहा है जी। और उस कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किसी बहन को राज्यसभा के उच्च सदन में पहुंचाया गया है। उनमें से मैं एक भाग्यशाली हूं जो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुझे राज्यसभा के उच्च सदन में
काम करने का मौका पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और मैं संगठन की हमेशा ऋणी रहूंगी कि संगठन ने मुझ पर विश्वास किया और जनप्रतिनिधि के रूप में भी मुझे बार बार जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक मैं जनप्रतिनिधि के रूप में, और मंडल की उपाध्यक्ष से लेकर महिला मोर्चा, आज मंडल की अध्यक्ष के रूप में, संगठन के रूप में काम करने का मौका मिला। और उस काम करने से बहुत सी चीज़ें, क्योंकि जब हम फील्ड में काम करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, परिवार भाव से काम करते हैं, और जब हम परिवार भाव से काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने संगठन के प्रति और अपनी सत्ता के प्रति जनप्रतिनिधि होने का एहसास भी होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो, हमारे द्वारा कोई ऐसा बयान हमारे मुंह से ना निकले जो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो। उसको भी मैंने बहुत अच्छे से सहनशीलता के साथ और बहुत चीज़ों को सहन करते हुए अपने आप को संयमित और धैर्यवान रखा कि मैं पार्टी ने जो विश्वास जताया उस पर मैं सफल रहूं। मैम, आपने जैसे बताया कि एक छोटे से गांव से सरपंच का आपने चुनाव लड़ा, वो जीता, फिर आप आज राज्यसभा सांसद हैं, पूरा देश आपको जानता है। अगर मैं बात की जाए कि 1980 में आपने जब राजनीति की शुरुआत की, तब कांग्रेस का दबदबा काफ़ी था, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो। कैसे आपको क्या क्या चुनौतियां आपने सामना किया चुनौतियों का, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तब थी उस समय और भाजपा से आपने चुनाव लड़ा और जीता, तो कितनी चुनौतियां रही उसके 1980 में मैं मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य थी, मैं कोई पदाधिकारी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुझे बहुत अटूट विश्वास था। और उस समय जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करती थी या भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों से कहती थी तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मुझसे कहता था कि तुम जिस पार्टी में काम करना चाह रही हो या जिस पार्टी में काम कर रही हो, उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व या कोई जनाधार ज़्यादा नहीं था। बहुत कम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के समय और चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। कुछ भी, ना मैं कोई पदाधिकारी थी, ना मैं कोई जनप्रतिनिधि थी उस समय, लेकिन मुझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता थे, उनकी नीति, उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनकी पंचनिष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुई। और काम करते करते मैंने वो मिथक तोड़ा अपने आप को कि ऐसा नहीं है, अगर हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। उस समय चुनौतियां ये होती थी कि उस समय अपने घर में झंडा लगाने में लोग डरते थे। बहुत कम लोग होते थे जिनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होता था। उनमें से एक मेरा घर था जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहता था, और मेरे पति शासकीय सेवा में थे। मेरी ससुराल में कोई राजनीति में नहीं है, मेरे मायके में कोई राजनीति में नहीं है। मेरे पति गवर्नमेंट सर्वेंट थे, शिक्षक थे। इसके बाद भी मैं पार्टी का झंडा लगाती थी। और जब हम लोग विरोध में थे तो धरना प्रदर्शन आम बात थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की कूटनीति से, कांग्रेस की गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विरोध और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम भोपाल के जम्बूरी मैदान में, मैं बसें भर भर के हमारे नर्मदापुरम जिले से महिलाओं को लेकर आती थी बड़ी संख्या में, और भोपाल के जम्बूरी मैदान में हम लोग विरोध प्रदर्शन जब करते थे, कांग्रेस की गलत नीतियों को उजागर करते थे और कांग्रेस के रवैये को जनता तक पहुंचाते थे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो परिणाम हम सब लोगों के लिए एक सुखद परिणाम में आया। मैंने वो दिन भी देखा है जब ना मैं जनप्रतिनिधि थी, ना पार्टी का कोई बड़ा दायित्व था। अब लोग काम कब करते हैं, जब या तो पार्टी उन्हें कोई दायित्व देती है
कहते हैं हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई पद तो है नहीं है। भाई आप सामान्य सदस्य बन के भी तो अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सदस्य बनकर अपने आप को यह प्रमाणित करे कि लोग कहने लगे कि ये जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी का है या जो महिला भारतीय जनता पार्टी की है, इसके पास न कोई दायित्व है न कोई जनप्रतिनिधि है, और विषम परिस्थितियों में, अब तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में, चुनौती के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर काम करना। उस समय ये कंडीशन थी कि दिग्विजय सरकार का राज था, बिजली हुआ नहीं करती थी, और हमारे जो बच्चे थे वो 10वीं और की जब बोर्ड परीक्षा देते थे और 10-10, 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं रहती थी, और उन बच्चों ने कैसी पढ़ाई की वो प्रदर्शन भी मैंने किया जब मैं मंडल की अध्यक्ष थी। तो हम, हमारे जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके यहाँ हम मोमबत्ती जलाकर उनके दरवाजे के सामने धरना प्रदर्शन करते थे कि ये जनता के हाल देखो कि दिग्गी लाल बत्ती में और जनता मोमबत्ती में। हमारे मुख्यमंत्री लाल बत्ती लगाकर हूटर और सायरन बजाकर सड़कों पर घूमते थे और जनता अंधेरे में रहती थी। वो प्रदर्शन मैंने किया। मैं, हमारे नर्मदापुरम की कांग्रेस की विधायक थी सविता दीवान शर्मा जी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग मोमबत्ती और लालटेन लेकर उनके दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि दिग्गी लाल बत्ती में और जनता मोमबत्ती में। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष के दिनों में काम किया। लेकिन एक बात थी, मेरे मन में कभी लालसा नहीं थी कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगी या मुझे काम इसलिए कर रही कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा मुझे पद देगी। मन में ये था कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे लाना होगा और ज्यादा से ज्यादा हमको प्रचार प्रसार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े जी। मैं जब मंडल अध्यक्ष थी, मेरे नगर में 33 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में मैं खुद जाती थी और सदस्यता अभियान चलाती थी। उस समय मात्र 2 रुपए और 5 रुपए में सदस्य बनते थे। मैं प्रत्येक घर जाती थी, बातचीत करती थी और उनसे कहती थी आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए। तो लोग मुझसे कहते थे क्या मिलेगा हमें सदस्य बनने से? मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा आपको सदस्य बनने से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि भारतीय जनता पार्टी आपको देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं, जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छी योजनाएं आएंगी, उन सबका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। ऐसा मोटिवेट करती थी महिलाओं को। और मैंने कहा मैं इतना आप लोगों का काम करा सकती हूँ कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनोगी तो मैं नगर पालिका में आपका राशन कार्ड बनवा दूंगी, आपके जो छोटे मोटे काम होंगे उन समस्याओं का निराकरण करा दूंगी, आपके बच्चों की पढ़ाई में अगर कोई मदद नहीं मिल रही हो वो मदद करूंगी। ऐसा करके मैंने 33 वार्डों में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया, लोगों को जोड़ा। हर वार्ड में 2-4 लोग भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया। फिर एक बड़ा सम्मेलन किया हमने हमारे नगर का, उसमें भारी संख्या में मातृशक्ति को जोड़ा, भाइयों को जोड़ा। तो लगने लगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का जनाधार धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मेरी इच्छा शुरू से अगर कोई पद की होती तो निश्चित रूप से मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। पहली बार मैं सन 1980 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ। जनप्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष तो मैं 2002 में बनी। 2002 से मेरे संगठन की और जनप्रतिनिधियों की शुरुआत हुई, लेकिन मैं सदस्य के रूप में निरंतर काम करती रही। और अगर मैं सदस्य के रूप में काम नहीं करती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। और मैंने आज तक कभी टिकट नहीं मांगा। पहली बार अभी जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे उस समय ऐसा लग रहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहनों को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में टिकट देंगे। हमारा संगठन भी मध्य प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति बहनों को मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा सदस्य बनाकर नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करेगा। तो एक मांग की थी, ना मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन किया था, ना मैंने कोई लॉबिंग की थी,
और ना मैंने कोई अपना बायोडाटा दिया था। लेकिन जब सब लोग बायोडाटा दे रहे थे तो मेरी कार्यालय मंत्री यहाँ पर बैठी हुई है श्वेता त्यागी और सह कार्यालय मंत्री अयोध्या गोदारा, ये दोनों ने मुझसे कहा दीदी सब लोग बायोडाटा दे रहे हैं तो आप अपना बायोडाटा क्यों नहीं देती हो? बिल्कुल, आप बायोडाटा दोगी तभी तो आप को टिकट मिलेगी। जी, तो जब ये बार बार कहने लगी तो मेरे मन में भी आया, तो मैंने अपने बेटे विकास से कहा कि एक काम करो, तुम एक बायोडाटा बनवाओ मेरा, और बायोडाटा बनवाओ, मैं भी बायोडाटा देती हूँ। मैंने सही में बायोडाटा बनवाया और बनवाने के बाद मैं प्रदेश कार्यालय में ही बैठी थी अपने कक्ष में, ये दोनों भी मेरे साथ बैठी हुई थी, श्वेता और गोदारा दीदी। तो इन्होंने कहा कि दीदी आप ये दो तो आपका बायोडाटा। तो हमारे भगवान दास सबनानी जी निकल रहे थे, जी, प्रदेश के महामंत्री थे वो, हाँ जी। और कार्यालय भी देखते थे, तो चलो उनको ही देते हैं बायोडाटा। तो हम कार्यालय से आए, उनके पास आए, उनके भाई साहब, ये लोग बोलने लगे भाई साहब दीदी का भी आप ख्याल रखिए, विधानसभा के चुनाव है, दीदी आपको बायोडाटा देंगी। जी, इस प्रकार उन्होंने ये शब्द कहे कि आपको भी बायोडाटा देने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल, आपको बायोडाटा हम लोगों के पास पहले से है। ऑलरेडी जी, फिर उसी समय उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष जी भी मिल गए, वीडी शर्मा जी। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सब लोगों की इच्छा थी इनकी कि देखो कहना तो चाहिए, अपनी बात रखना तो चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब मैं भी अपना बायोडाटा दे दूं आपको विधानसभा के चुनाव में टिकट के लिए। जी, तो उन्होंने भी मुझसे एक ही शब्द बोला कि दीदी आपको बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं है, आपका बायोडाटा पार्टी के पास है। जी, ये इच्छा थी, टिकट नहीं मिली। जब टिकट नहीं मिली तो मैंने और तेजी से काम किया, और तेजी से काम ऐसा किया कि 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर हैं, 230 प्रवासी बहनें हमारे मध्य प्रदेश में, एक एक विधानसभा में एक एक प्रवासी बहनों को काम करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा था। उन 230 विधानसभा की बहनों के प्रवास की गाड़ियों की व्यवस्था वो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से हुई। लेकिन हमको बैठकर पूरा प्लान बनाना था कि कौन सी बहन किस विधानसभा में प्रवासी जाएगी और हमारी उस जिले की कौन सी बहन उस प्रवासी बहन के साथ रहेगी। वो पूरा बैठकर हमने कार्यालय में 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक मैं बैठी रहती थी, और हम लोग बैठकर पूरा बनाते थे। बहनों को परेशानी होती थी, कभी गाड़ी नहीं पहुंची, कभी ड्राइवर नहीं पहुंचा, गाड़ी कभी प्रवासी बहन के पास है, पदाधिकारियों को नहीं मिली, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती थी। बैठकर हम उन समस्याओं का समाधान करते थे इस कार्यालय से बैठकर। ऐसा 230 विधानसभाओं, और मुझे बहुत सी विधानसभाओं में चुनाव के दौरान जाने का मौका भी मिला महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते। और उसके पहले जब प्रत्याशी के टिकट घोषित नहीं हुए थे, मध्य प्रदेश महिला मोर्चा ने अधिकतर विधानसभाओं में लाडली बहनों के सम्मेलन संपन्न करा लिए थे। जो हमारी संभाग की प्रभारी थी, जिनके पास संभाग की जिम्मेदारी थी, उन बहनों को ये काम दिया गया था। हमारी जिले की प्रभारी बहनों को काम दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में लाडली बहनों के सम्मेलन विधानसभा के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे उसके पहले हमने ये सम्मेलन करा लिए थे। उसका भी हम लोगों को बहुत लाभ मिला। लोग पूछते थे आप सम्मेलन करा रही हैं, प्रत्याशी कौन है? मैंने कहा प्रत्याशी कमल का फूल है। और मेरी संभाग प्रभारी या जिला प्रभारी बहन जाती थी तो वो यही कहती थी कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, लेकिन हम सबको भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करना है। तो इस प्रकार जब 230 विधानसभा में, मेरे अधिकतर विधानसभा में प्रवास भी हुए, कार्यालय में मॉनिटरिंग करती थी। एक दिन मैं कार्यालय में बैठी हुई थी और एक बैठक थी हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की। तो उस बैठक में वो शला का दीदी कहने लगी, और एक दीदी ने और बोला कि माया जी आप भी कार्यालय में बैठी हो तो बैठक में चलो जी। तो मैं उस बैठक में गई तो हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी जो विधानसभा के प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री हैं, तो बैठक हुई, बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी अब आप प्रदेश की अध्यक्ष हो, अब आप बैठक में बिल्कुल मत आना, और आप
पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास करो और पूरे प्रदेश के अंदर महिला मोर्चा को इतना सक्रिय कर दो, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को महिला मोर्चा को लेकर इतना सक्रिय कर दो कि लोग कहने लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा मैदान में उतर गया। उस दिन मैं प्रदेश कार्यालय में, मेरी वो आखिरी बैठक थी, मैंने कहा भाई साहब मैं इसलिए आती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रवासी बहनों को कोई परेशानी ना हो, जो बहनें चुनाव में लगी हैं तो यहाँ से आप, बोले नहीं मैं आपको फ्री करता हूँ और आप क्षेत्र में घूमो। और उसी समय से मैंने जो क्षेत्र में घूमना प्रारंभ किया तो मध्य प्रदेश के अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में मेरा प्रवास हुआ, बड़े बड़े हितग्राही सम्मेलन किए, लाडली सम्मेलन हमारे पहले हो गए थे, जिन विधानसभा में बचे थे उनमें लाडली सम्मेलन किए, हितग्राही सम्मेलन किए और हमने बूथ स्तर तक चौपाले लगाकर भी महिला मोर्चा को सक्रिय करने का काम किया। हमारी 2 प्रदेश की पदाधिकारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारी महामंत्री माया पटेल जी और प्रदेश की उपाध्यक्ष ज्योति दुबे जी। इनके पास भी हमने संभाग की जिम्मेदारी थी। ज्योति दुबे जी हमारी उज्जैन संभाग की प्रभारी थी और माया पटेल इंदौर संभाग की प्रभारी थी। तो इन बहनों को भी हमने कह दिया था आप अपने संभाग केंद्रों पर और जिला केंद्रों पर हर विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे सम्मेलन, बूथ स्तर तक के कार्यक्रम और चौपालों के कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम करें। इस प्रकार मैं पूरे प्रदेश के अंदर मैंने अपना प्रवास किया और प्रवास करने के बाद मैं 8-8 दिन घर वापस नहीं आई, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया था कि अगर इस संभाग में गई हूँ तो जहां जहां लग रहा है कि कमजोर विधानसभा है या जहाँ डिमांड आ रही है कि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को आना चाहिए, तो वहां मैंने पूरा रूट ऐसा बना के रखा था कि पूरे सिस्टम को हर जिले में संभाग में करने का पूरा काम किया। मैं जिस नर्मदापुरम जिले में रहती हूँ वहां भी मैंने समय दिया और वहां मेरी प्रवासी बहनें और महिला मोर्चा ने काम किया, लेकिन मैंने स्वयं भी उन विधानसभाओं में समय दिया और मेरे नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा बहुत अधिक मतों से हम जीते और भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हमारे बने। और पूरे प्रदेश के अंदर मेरे महिला मोर्चा ने जिस प्रकार काम किया, प्रदेश की पदाधिकारी हों, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हों, जिले की अध्यक्ष हों, मंडल के अध्यक्ष हों, कार्यालय मंत्री हों, सोशल मीडिया हो, IT सेल हो, सब बहनों ने पूरी सक्रियता के साथ काम किया, क्योंकि उनको सबको एक विजन दे रखा था मैंने कि बहनें हम अपनी पार्टी को जिताएंगे तभी तो हमको आगे मौका मिलेगा कुछ बनने का। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं जीते, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी, तो हम किससे मांग करेंगे, किससे मांग करेंगे कि हमको ये चाहिए। जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि महिला मोर्चा ने काम किया है, मातृशक्ति ने काम किया है, अब आप माताओं बहनों को सम्मान दीजिए, इन माताओं बहनों को आप पुरस्कृत करिए। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से डिमांड करेंगे कि आपके नेतृत्व के अनुसार पूरा महिला मोर्चा हर मोहल्ले, हर विधानसभा में, हर चौपालों में कार्यक्रम को आयोजित किया, तो आज बहनों को सम्मान दीजिए। इस प्रकार किसी ने कल्पना नहीं की थी वो लाडली बहनों का चमत्कार जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संचालित की थी, उनका चमत्कार, लाडली बहनों का 100% वोट हमको मिला। हमारे महिला मोर्चा की मेहनत, एक एक कार्यकर्ता की और भारतीय जनता पार्टी के एक एक देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश के संगठन ने, राष्ट्रीय संगठन ने जो मेहनत की और हमारे मुख्यमंत्री जी के भी धुआंधार प्रवास जो हुए, उस कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। और उस सफलता के कारण ही जब हमारी सरकार बन गई, इतने बहुमत के साथ हम लोग जीते, इसकी कल्पना नहीं थी। तो आज मातृशक्तियों को जगह जगह, हर जगह सम्मान देने का काम पार्टी कर रही है। मुझे ही विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में पहुंचा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी देखती है। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि हर बहन को कहीं ना कहीं हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी बहुत ही संगठन करता है, कुशल संगठन करता है, हेमंत खंडेलवाल भैया मेरे नर्मदापुरम संभाग के हैं, निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता का सम्मान रखेंगे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मातृशक्ति महिला मोर्चा की बहनों को
सम्मान से नवाजा जाएगा। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कहते नहीं है, करते हैं, वो भी हमारी बहनों को आने वाली जो सारी नियुक्तियां होंगी उनमें स्थान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक साहस भरा काम किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कितने सालों से अटका हुआ था ये विधेयक, कांग्रेस को पसीने छूट रहे थे इस विधेयक को लाने में, क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस को किसी के हितों की कोई चिंता नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की अगर चिंता होती तो कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर देती, और अगर पास कर देती तो मेरी कितनी बहनें आज एमपी और एमएलए बनकर, मंत्री बनकर बैठती। लेकिन वो साहस का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोकसभा में उस बिल को पास किया, राज्यसभा में पास किया, और महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लगाकर वो बिल पास हो चुका है। आने वाले एक देश एक चुनाव जब होगा, वन नेशन वन इलेक्शन में 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में बहनों को मिलेगा, और मेरी बहुत सी बहनें एमपी और एमएलए बनेंगी और सांसद और विधायक के रूप में मध्य प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैम, आज के समय में क्या देखती है मध्य प्रदेश में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप क्या देखती हैं और उससे किस तरीके से महिला मोर्चा उसका समाधान कर रही है? महिलाओं की अब तो खैर ज्यादा कोई समस्या नहीं है, और अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जल सेना, थल सेना और नवसेना, तीनों सेनाओं का नेतृत्व अगर कर रही हैं तो महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं आसमान को छू रही हैं, जो सपने देख रही हैं उनको साकार कर रही हैं, और छोटी मोटी समस्याएं तो होती है, उन समस्याओं का निदान निश्चित रूप से महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास बहनें आती हैं, फोन आते हैं, बहनों की समस्याएं आती हैं, और जो समस्याएं होती मैं अपने संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को संबंधित तक पहुंचाने का काम भी करती हूं, और वो समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं। मैम, विपक्षी पार्टी कांग्रेस से निरंतर एक सवाल उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा है वो इतना एक्टिव नहीं रहता मध्य प्रदेश में। अच्छा, इतना दम दिखता नहीं है उनकी, चाहे अगर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो, एक ये बड़ा सवाल उठाती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कांग्रेस की हमारी प्रदेश अध्यक्ष मेरे क्षेत्र से ही है, विभा पटेल जी। बहन जी, भारतीय जनता पार्टी का यह मोर्चा है महिला मोर्चा। एक नंबर प्रथम अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है तो महिला मोर्चा को मानती है। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मातृशक्ति और महिला मोर्चा के कारण हम लोग देश में और प्रदेशों में जो सरकारें बना रहे हैं वो महिला मोर्चा के दम पर हमारी सरकारें बन रही हैं, और हम लोगों को हर चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी जाती है। अभी बिहार में मैं हमारे मध्य प्रदेश से 30 बहनें चुनाव प्रचार में गई थी, अब 50 बहनें फिर मध्य प्रदेश से बिहार चुनाव में जाएंगी, और मध्य प्रदेश का संगठन नंबर 1, मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा नंबर 1, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पूरा देश कह रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है, ये हमारा प्रदेश नेतृत्व का कह रहा है। आप पूरे प्रदेश में घूमिए, देखिए, मंडल स्तर तक हमारा गठन है, चारों तरफ आपको महिला मोर्चा दिखेगा। और अभी जीतू पटवारी के पुतले जले, किसने जलाए? अभी राहुल गांधी के पुतले जलाए, किसने जलाए? ये भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने जलाया, और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने जलाया। इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार हमारा महिला मोर्चा काम कर रहा है, गरीब जन कल्याणकारी योजना हो, संगठन का काम हो,
हमारा सेवा पखवाड़ा हो, हमारे सदस्यता अभियान हो, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो, हर काम में हमारा महिला मोर्चा नंबर 1 होकर काम कर रहा है। मैम, लगातार राहुल गांधी महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, वो भी अब उन्हीं की राह पकड़ ली, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो आप जीतू पटवारी जी के लिए क्या मतलब संदेश देना? जीतू पटवारी जी के लिए तो ये संदेश है कि जीतू पटवारी जी, आपकी भी माँ होंगी, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटियां होंगी। क्या आप इस प्रकार बोलकर कि मध्य प्रदेश की बहनें शराब का अधिक सेवन करती हैं, तो मध्य प्रदेश की बहनों में आपकी बहन बेटियां भी आ गई। हो सकता है कि आपकी बहन बेटियां शराब का सेवन करती हो, उस आंकड़े को आपने उजागर किया हो। तो इस प्रकार अमर्यादित और आप शब्द अगर आप बोलेंगे तो मातृशक्ति वो भाजपा की हो या किसी दल की हो, माताओं बहनों का अपमान सर्वदलीय अपमान है, हर माता बहनों का ये अपमान है। तो जीतू पटवारी को मेरा ये संदेश है कि जीतू पटवारी जी, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आकर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए। कितनी मर्यादा में, कितने संयम से माताओं बहनों के बारे में जब वो बात रखते हैं तो वो कितना सम्मान रखते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से कुछ सीख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख लीजिए, जो हमेशा अपने कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को टीका लगाते हैं, पैर पखारते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और हम माताओं देवियों बहनों को देवी का स्वरूप समझते हैं। ये संदेश देना चाहती हूं कि आप कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको प्रदेश अध्यक्ष बने रहना है तो माताओं बहनों का अपमान करना छोड़ दीजिए। और माताओं बहनों का अपमान जिस प्रकार राहुल गांधी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हमारे ही प्रधानमंत्री हैं? वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री पद ऐसा पद होता है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। उनकी पूजनीय माता जी स्वर्गवासी हो गई, उनके बारे में बोलने का आपको क्या अधिकार है? आप बिहार के मंच से, राहुल गांधी उस मंच पे थे, तेजस्वी यादव, आपके इशारों पर आपके नेता इतने बड़बोलेपन से अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग माताओं बहनों के लिए कर रहे हैं। ये मातृशक्ति अगर जाग गई तो बची कुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। मैम, कांग्रेस पार्टी इस बयान ये सामने आया कि राहुल गांधी का ये बयान नहीं था, कोई बाहरी व्यक्ति ने ये सारी चीजें कही हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या हाथ है? उस मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे। इस मंच पर अगर कांग्रेस के जिम्मेदार नेता मौजूद हैं, किसकी हिम्मत होगी? भारतीय जनता पार्टी का मंच देख लीजिए आप, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सामने लोग बैठे रहते हैं और मंच पर इतना अनुशासित हमारा नेतृत्व बैठा रहता है। हमारा नेतृत्व क्यों नहीं बोलता माताओं बहनों के लिए कुछ गलत? तुम कभी कहते हो लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे, कभी कहते हैं मध्य प्रदेश की बहनें शराब पीती। अब तो इतनी ओछी मानसिकता पे उतर रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये उनकी माता जी का अपमान नहीं है, ये भारतवर्ष की हर नारी का अपमान है, ये हमारा अपमान है, हर माताओं बहनों का अपमान है। और इस अपमान का बदला आने वाले समय में मत और जो समर्थन मिलेगा उससे आप देखना कि इनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। मैम, अंत में मेरे कुछ छोटे सवाल हैं। अब आप राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, तो भोपाल भी आना जाना रहता है। आप अपने जो पारिवारिक जीवन है और राजनीतिक जीवन है, दोनों में फिर कैसे संतुलन रखती है? क्योंकि परिवार को भी समय देना पड़ता है, महिलाओं को भी फिर समय देना पड़ता है। देखिए, मैं एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह काम करती हूँ। परिवार है, परिवार हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मैंने अपने परिवार को आत्मनिर्भर परिवार बना दिया है। मेरे बच्चों की सबकी शादी हो गई है, मेरी बच्चियां 2 सास की सेवा में हैं, मेरे पतिदेव सास की सेवा में थे, अब उनको पेंशन मिलती है। मेरा बेटा भी
मंडल अध्यक्ष था पहले भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा से लेकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष तक उसने काम किया। और मेरी बहू बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो घर पे ही रहती है। इसलिए मैंने अपनी सारी जवाबदारी परिवार की जो होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी लगाना, व्यवसाय से जोड़ना। मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ बाप अगर राजनीति में होते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैंने अपने सारे बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट किया। बच्चों को शासकीय सेवा में मेरे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। मेरे पतिदेव खुद शासकीय सेवा में थे। हम एक किसान हैं, मैं खुद एक स्वयं किसान हूँ और हम लोग खेती भी करते हैं। इसलिए मैं परिवार की जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी पूर्ण कर चुकी हूँ। लेकिन इसके बाद भी परिवार है तो सब कुछ है, और अगर परिवार मेरा साथ देगा तो ही मैं राजनीति खुले मन से कर पाऊंगी और आप सब लोगों के बीच आकर इतना समय दे पाऊंगी। तो मेरे परिवार का मुझे पूरा सहयोग मिलता है, मेरे पतिदेव का मिलता है, बच्चों को मिलता है। बस मैंने जिंदगी में एक ही मूल मंत्र आत्मसात किया था जब शादी होकर गई थी कि सबसे पहले मैं अपने परिवार का विश्वास जीतूंगी। मैंने अपने विश्वास को जीता है और उस विश्वास को जीतने के आधार पर मैं परिवार को भी समय देती हूँ। जब घर पे रहती हूँ तो मैं किचन में भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ और अपने पतिदेव को चाय भी बनाकर देती हूँ, क्योंकि इतने सुबह ना तो कोई काम करने वाला आता, ना बहू बेटियां इतने जल्दी सुबह उठती। जो ज्यादा उम्र वाले लोग उठ जाते हैं, तो मैं अपने पति को आज भी चाय बनाकर देती हूँ और आज भी जाने के बाद सबसे पहले उनके हालचाल पूछती हूँ, आप कैसे हैं, क्या चाहिए, भोजन किया कि नहीं। फोन पे भी हालचाल लेती हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजनीति को भी मैं करती हूँ, और राजनीति बहुत अच्छे से वही व्यक्ति कर पाता है, वही महिला कर पाती है जहाँ परिवार में सुख शांति हो। और मेरे परिवार में सबका सहयोग, सुख शांति मुझे मिलती है, इसलिए मुझे दोनों को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं। हॉबीज के तौर पे क्या क्या करती हैं, क्या क्या करना पसंद है आपको राजनीति के अलावा, और क्या क्या मतलब करती हैं? राजनीति के अलावा मैं बताऊं, राजनीति के अलावा मैं एक सोशल वर्कर थी। मैं समाज सेवा के बहुत से मैंने काम किए। मैंने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। पहले प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, फिर साक्षरता मिशन चला, मैं महिलाओं को पढ़ाती थी। मैं महिला बाल विकास से मेरी एक एनजीओ थी, उससे महिलाओं को मैं डिप्लोमा दिलाती थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई, बड़ी पापड़ अचार बनाने का मैं प्रशिक्षण देती थी और वो प्रमाण पत्र महिलाओं को दिलवाने का काम करती थी। आज भी मैं महिलाओं के छोटे छोटे काम, राशन कार्ड नहीं बन रहा, उनको कोई पारिवारिक परेशानी है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई सुलह है, तो ये काम भी मुझे महिलाओं के बीच काम करने का शुरू से शौक रहा है। और आज भी मैं किसी महिला को देखती हूँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है, मैं उससे लिपट जाती हूँ, भाव विभोर हो जाती हूँ। मेरा पूरा महिला मोर्चा मुझे इसीलिए आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है कि मेरे जो भाव हैं उनके प्रति वो निश्चल और सौहार्दपूर्ण भाव हैं। ये काम मैम, कुछ विपक्षी नेता हैं, एक शब्द में पूछूंगा, तो एक शब्द में दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से दिग्विजय सरकार का कार्यकाल देखा है। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की 9 सदस्य थी और मैंने उनके कार्यकाल को देखा है। दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह बंटा ढार जिनको बोलते हैं, उनके राज में ना बिजली थी, ना सड़क था, ना विकास था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और दिग्विजय सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश का हाल किया था वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के, जब हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर जी भी बने, उमा भारती जी भी बनी और अब डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अब पहले हम जाते थे ना तो लोग कहते थे, जैसे ही झकोले आने लगते थे मध्य प्रदेश शुरू हो गया। और आज मध्य प्रदेश में गाड़ी में बैठकर चले जाइए, 2 घंटे में आप कितनी दूरी तय करेंगे मालूम ही नहीं पड़ता। अब मैं नर्मदापुरम से भोपाल आती हूँ, 1 घंटे 10 मिनट में मैं आराम से यहाँ पर आ जाती हूँ और आराम से घर चली जाती हूँ। अपने महिला मोर्चा के काम भी कर लेती हूँ और अन्य काम भी कर लेती हूँ और अपने घर भी सुरक्षित चली जाती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 महीने के मुख्यमंत्री जो बने थे उनके विषय में क्या बोलेंगे?
15 महीने के मुख्यमंत्री कमलनाथ झूठ बोलकर बने थे। उन्होंने ये कहा था किसानों से कि किसान भाइयों, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है तो मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा, और अगर कर्जा माफ हमने नहीं किया 10 महीने में तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं स्वयं किसान हूं, मैं भी किसान क्रेडिट कार्ड से काम करती हूं। एक भी किसान का ना तो कर्जा माफ हुआ। दूसरा, उन्हें प्रलोभन दिया शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देंगे, माताओं बहनों को हम लाडली बहना क्या, हम उनको लखपति बहना बना देंगे। एक भी काम कमलनाथ ने नहीं किया। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी और उनके ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि भाई विकास के कार्य करो, हम सरकार में हैं, जनता की सुनो, हम सरकार में हैं, और नहीं सुनते थे और अपनी चलाते थे कमलनाथ जी। तो परिणाम ये हुआ कि उनके ही नेता उनके सारे विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और कांग्रेस की सरकार चली गई। और उन 18 महीनों का हाल, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, आप जनता से पूछिए। उन 18 महीनों में संबल योजना बंद कर दी, राशन कार्ड का काम बंद कर दिया, गरीबों को राशन देना बंद कर दिया, और जो संबल योजना के कार्ड नगर पालिका और नगर निगम में बने पड़े थे उनको बंटवाया तक नहीं। जनता हाय हाय परेशान हो गई कि कब हमको इस सरकार से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार के कमलनाथ सरकार के काम थे। मैम, अंत में एक सवाल रहेगा। आपने जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात की, तो अभी हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ बड़े वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, वो एक सवाल ये उठाते हैं कि कांग्रेस में सिंधिया राजा थे, भाजपा में जाके भाई साहब बन गए, इतनी पूछ परख है नहीं, कोई ज्यादा उनको मान्यता दे नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। तमाम विधायक है कांग्रेस के ऐसे आरोप लगाते हैं, क्या आप कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ना राजा ना कोई महाराजा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हम सब लोग परिवार की तरह रहते हैं और हम हमारे नेताओं को राजा और महाराजा नहीं कहते, हम उनको भाई साहब ही कहकर संबोधित करते हैं। भाई साहब, दीदी, बहन जी, ना हम मैडम कहते, ना हम राजा साहब कहते, ना हम महाराजा साहब कहते। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिल रहा है, और मैं भी उनको भाई साहब कहकर संबोधित कर रही हूँ, वो खुद प्रसन्न है भारतीय जनता पार्टी में। वो खुद मंचों से कहते हैं कि एक ऐसा दल है जो परिवार भाव से चलता है, ऐसा दल है जो परिवार के सुख दुख में खड़ा रहता है, जो सबकी चिंता करता है। भारतीय जनता पार्टी में हम परिवार की तरह हैं। आज हमारे परिवार पे कोई दुख या विपत्ति आती है तो हमारा पूरा भाजपा परिवार खड़ा रहता है। मैम, अंत में जो महिला राजनीति में आना चाहती हैं, भाजपा से जुड़ना चाहती हैं, क्या संदेश है आपका? मैं तो चूंकि मातृशक्ति का नेतृत्व करती हूँ, स्वयं एक महिला हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ और होगा ऐसा कि 33% का आरक्षण तो मिला है, लेकिन एमपी और एमएलए 33% से ज्यादा बहनों को टिकट मिलेंगी। और हर माताओं बहनों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी और सांसद राज्यसभा के नाते भी, कि अपने आप को प्रमाणित करिए। आप लोग कहने लगे कि हाँ ये बहन, इसको हम आगे लाएंगे, बहुत अच्छी है। अपने आप को एक ऐसा तपाइए, ऐसी कठिन तपस्या के दौर से गुजरिए कि हम प्रमाणित होकर कहें कि ये महिला नेतृत्व है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। ये संदेश देना चाहूंगी कि खुद अपने आप को प्रमाणित करिए। कई लोग लगाते हैं अपने नाम के साथ अपने पति का नाम, अपने पति के साथ अपना नाम। मैं माया नारोलिया, शुरू से माया नारोलिया नाम लिखती हूँ, कभी मैंने माया विक्रम सिंह नारोलिया नहीं लिखा। अपने आप को खुद प्रमाणित किया है। हर महिला शक्ति को यह संदेश देना चाहती हूँ कि खुद अपने आप को प्रमाणित करिए। मैम, अंत में हमारे दर्शक हैं बतंगड़ के, तो उनके लिए क्या संदेश? बतंगड़ हमारा चैनल है, उनके दर्शकों के लिए क्या संदेश है? ये चैनल का नाम भी बहुत ही अच्छा नाम है, अद्भुत नाम है, बतंगड़। बात का बतंगड़ बन गया। हम लोग कहते ना, अरे इतनी सी बात थी, उसका इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। तो मैं बतंगड़ चैनल के आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक इतने अच्छे से सुना। क्योंकि मेरे अंदर कोई, मैं ना तो लिख कर लाई, ना मैंने कोई उसको पढ़ा,
मैंने आपको जो कहानी बताई वो मेरी वास्तविक कहानी है, मेरे जीवन की सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की भी ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हमको जितना मान सम्मान देती है, मैं चैनल को बताना चाहती हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति क्यों जुड़ रही है। मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, सुरक्षा है, और हम सब लोगों को यथायोग अपने योग्यता के अनुसार हमारी पार्टी दायित्व देने का भी काम करती है। मैं बतंगड़ चैनल का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इस प्रकार लोगों के भाव को जनता तक पहुंचाने का काम करें। और निश्चित रूप से जब ये भाव जाते हैं तो मातृशक्ति को लगता है कि हमारी एक बहन इतनी चुनौती, इतने कठिन संघर्ष से गुजर कर, जब भारतीय जनता पार्टी में लोग आने में डरते थे, उस समय काम करते करते आगे बढ़ी है, तो क्यों ना हम अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को प्रमाणित करें। मैम, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।